हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है सी एस सचिन चैनल के अंदर में। और मैं आज से आपके वर्चुअल लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अगर आप उन क्लासेस को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये सिर्फ ओनली आपको 3999 में ही ये आपको फुल टैक्सेशन का जो कि सी ए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, ये आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और इसके अंदर में आपके लाइव लेक्चर्स चलेंगे, इसके अंदर में कवर अप होंगे, आपके पीवाईक्यूज होंगे, इसके अंदर में आपको फुल्ली चैप्टर्स के कंसेप्ट्स क्लियरिंग होंगे, क्वेश्चन पूरी जो हमारा मॉड्यूल है पूरा कंप्लीट कराया जाएगा आपको, उसकी आप टेंशन ना लें। और इसी के साथ में जो कि हमारा क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, हमारा खुद के क्वेश्चंस बैंक्स हैं, ठीक है, क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हम इसके अंदर में प्रैक्टिस करेंगे। सितंबर 25 के लिए ये बच्चों के लिए होने वाला है। ठीक है, दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आप। और जल्दी जाइए और जल्दी से जाके अपने सीट को बुक कर लीजिए, क्योंकि लिए लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं इसके लिए। और जल्दी जाइए और अभी स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट्स का। बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर में आज हम बात करेंगे, वो करेंगे आखिर हमारा टैक्स क्या होता है और गवर्नमेंट आपसे टैक्स क्यों कलेक्ट करती है। अगर टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स एक तौर पे जो कि आप जो पे करते हो, जैसे कि आप इनकम पे टैक्स पे करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स पे करते हो। ठीक है, ये इसलिए ये गवर्नमेंट आपसे टैक्स को कलेक्ट करती है, क्योंकि वो सोशल सोशल वेलफेयर के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। ठीक है, सोशल वेलफेयर करना है, या हॉस्पिटल्स या जो स्कूल्स हो गए, ठीक है, इसमें किया जाने वाला खर्चा, ए सेक्टर जैसे काफ़ी जगह पे गवर्नमेंट बहुत सारे जो कि सोशल वर्क जो भी सोशल वर्क करती है, ठीक है, उनके पास आके गवर्नमेंट के पास पैसे ही कहाँ से आते हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो ये गवर्नमेंट के पास पैसा आम आम पब्लिक से आता है, जैसे कि जब आप सीए बन जाओगे तो आप भी टैक्स पे करोगे। तो ये भी आप गवर्नमेंट के पास ही जो जितना आप टैक्स पे करोगे वो भी गवर्नमेंट के पास जाएगा। इसके बाद आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ टैक्सेस। आखिर कितने टाइप्स के टैक्सेस होते हैं, वो तो हमारे टू टाइप्स के, एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, सेकंड होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स में आता है हमारा, ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर में जो टैक्स होता है वो शिफ्ट नहीं किया जा सकता। और इनडायरेक्ट टैक्स के केस में टैक्स को शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, और जो बर्डन होता है, अगर डायरेक्ट टैक्स में बर्डन की बात करते हैं तो बर्डन डज नॉट ट्रांसफर। डायरेक्ट टैक्स के अंदर में बर्डन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इनडायरेक्ट टैक्स के केस में बर्डन को ट्रांसफर किया जा सकता है। और डायरेक्ट टैक्स का जो कि लेवी होता है वो होता है हमारा इनकम के ऊपर। और इनडायरेक्ट टैक्स जो लेवी होता है वो होता है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो लेवी होता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। और डायरेक्ट टैक्स का अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल है उसका इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स की अगर एग्जांपल की बात करते हैं वो आता है हमारा जीएसटी, कस्टम ड्यूटीज एक्सेट्रा। और अगर डायरेक्ट टैक्स की अगर नेचर की बात करते हैं तो नेचर होता है डायरेक्ट टैक्स का प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा रिग्रेसिव इन नेचर होता है। ठीक है, और साथ साथ में हम रिवाइज भी करते हुए चलेंगे, ताकि आपको क्लासेस में ही आपको ये पूरा लर्न हो जाए या रिवाइज हो जाए। ठीक है, अगर आपको लर्न है तो आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और जो वो स्टूडेंट है जो कि डायरेक्टली एंटर कर रहे हैं सीए इंटर के अंदर में, ठीक है, आपने फाउंडेशन क्लियर नहीं करा या फिर आप कॉमर्स फील्ड से नहीं है, ठीक है, तो आपके लिए भी ये लाइव होने वाला सेशन। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो सेशन है वो होने वाला है हमारा मई 25 के लिए, ठीक है, सितंबर 25 एंड जैन 26 के लिए ये हमारा लाइव होने वाले ये लेक्चर्स। ठीक है, और अगर अब डायरेक्ट टैक्स का अगर रिवीजन करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट करेंगे, ठीक है, अपने पॉइंट्स पे याद रखना है, फिंगर के पॉइंट्स पे आपको लर्न करने ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर में टैक्स को शिफ्ट नहीं किया जा सकता और बर्डन को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अगर लेवी की बात करते हैं किसके ऊपर अप्लाइड होता है वो होता है इनकम के ऊपर। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा डायरेक्ट टैक्स का, वो होगा हमारा इनकम टैक्स। और अगर नेचर की बात करते हैं तो नेचर होता है हमारा प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है डायरेक्ट टैक्स का। बात करते हैं हम
ये हमारा कवर हो चुका है, ठीक है, रिवीजन भी कर लिया हमने। अब हम करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स का। डायरेक्ट टैक्स में क्या करते हैं, जो है टैक्स को शिफ्ट किया जा सकता है और बर्डन को ट्रांसफर किया जा सकता है। और ये लेवी किसके पे होता है, वो होता है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लेवी होता है। और इसका एग्जांपल होने वाला है जीएसटी, कस्टम ड्यूटीज एसेट्रा। ये हमारा एग्जांपल होने वाला है इनडायरेक्ट टैक्स का। और ये हमारा रिग्रेसिव इन नेचर होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। और ये हमारे इसका भी रिवीजन हो चुका है। और अगर नोट्स की बात करते हैं, नोट्स, ठीक है, नोट्स, तो ये आपको नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, वो आपको टेलीग्राम के, टेलीग्राम का ग्रुप है, उसको जाके आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करते ही आप मैसेज कर देना, या फिर वहाँ पे मैं आपको पिन कर दूंगा, ठीक है। जितने भी वन शॉट्स के लेक्चर्स है उसके अंदर मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। जाएंगे, पहले तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद उसके अंदर में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके बाद कहते हैं आखिर ये गवर्नमेंट को पावर किसने दी है कि कलेक्ट करने के लिए टैक्सेस को, ठीक है। तो उसके अंदर में बात करते हैं, तो वो दी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट को पावर दी है कि गवर्नमेंट आम पब्लिक से जो कि टैक्सेस को कलेक्ट कर सकते हैं, टैक्सेस को कलेक्ट कर सकते हैं। क्या जो कि एक, अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ने एक, जो आम पीपल है वो हर एक एरिया में अपना एक, जो जो भी है मतलब कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो भी एक पीपल को वहाँ पे बिठा दिया, टैक्स को कलेक्ट करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी कलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट टैक्स को भी कलेक्ट करेंगे, क्या ऐसा हो सकता है? तो नहीं, ये सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही पावर है। और ये पावर किसने दिया गवर्नमेंट को, वो दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, कि आप टैक्स को कलेक्ट कर सकते हो। यही बात करता है हमारा आर्टिकल नंबर 265। इसी के साथ में हमारा आर्टिकल नंबर 265 कवर हो चुका है। आर्टिकल नंबर 265 क्या कहते हैं, क्या कहता है, वो कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया ने किसको पावर दी है, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को टू कलेक्ट द टैक्सेस, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट को पावर दी है कि आप टैक्सेस को कलेक्ट कर सकते हो। ये कहता है हमारा आर्टिकल नंबर 265। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 246। 246 के अंदर में हमारी थ्री लिस्ट आती है। फर्स्ट आती है यूनियन लिस्ट, और इसको यूनियन लिस्ट को हम लिस्ट नंबर 1 कहते हैं, और स्टेट लिस्ट को लिस्ट नंबर 2 भी कहते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट को लिस्ट नंबर 3 भी कहते हैं, ठीक है। जो कि लिस्ट नंबर 1 है वो आती है हमारी यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेक कर सकते हो। फर्स्ट जो कि यूनियन लिस्ट है उसके अंदर पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और स्टेट लिस्ट में पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेक करने की। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में आता है हमारा स्टेट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, कौन कंट्री लिस्ट में, जिसको कि हम लिस्ट नंबर 3 के भी कहते हैं। तो इसमें आता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के पास ही पावर्स है रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेक करने के लिए। अब आर्टिकल नंबर 246 को एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। जो कि आर्टिकल नंबर 265 हमारी थ्री लिस्ट की बात करता है। जो लिस्ट नंबर 1 होती है वो होती है हमारी यूनियन लिस्ट, सेकेंड लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट, थर्ड होती है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। अगर यूनियन लिस्ट की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस मेक करने के लिए। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेक करने के लिए। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लिस्ट आती है हमारी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, दोनों के पास पावर्स हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, वो था हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉज। वो था हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉज के अंदर में फर्स्ट आता है हमारा, फर्स्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में होता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंदर हमारे दो और आते हैं, अंडर में आते हैं। फर्स्ट आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके अंडर में आता है डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंदर में दो आते हैं, फर्स्ट आता है हमारा सीबीडीटी, सीबीडीटी, सेकंड होता है सीबीआईसी। यानी कि सीबीडीटी अगर बोले तो सीबीडीटी क्या होता है, वो होता है हमारा
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और जो होता है सीबीआईसी है, सीबीआईसी क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ड्यूटीज, ठीक है, जो कि सीबीडीटी होता है। और सीबीडीटी जो है वो कलेक्ट करता है, ठीक है, कलेक्ट करता है डायरेक्ट टैक्सेस को, डायरेक्ट टैक्सेस को। और सीबीआईसी जो कि कलेक्ट करता है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ड्यूटीज एसेट्रा, ठीक है, इन चीज़ों को कलेक्ट करता है। और इसके बाद, और इसका भी साथ साथ में हम टू टाइम्स रिवीजन करते हुए चल रहे ताकि आपको क्लास में ही लर्न हो जाए। ये आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉज में। फर्स्ट आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में क्या आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर में दो चीज़ें आती हैं, फर्स्ट इज सीबीआईसी, सेकंड इज सीबीडीटी। सीबीडीटी की बात करते हैं तो वो जो डील करता है वो करता है हमारा कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में ही डील करता है, ठीक है, वो कलेक्ट करता है डायरेक्ट टैक्सेस को सीबीडीटी। और सीबीआईसी वो करता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करता है। इसके बाद करते हैं लेवी ऑफ इनकम टैक्स। लेवी ऑफ इनकम टैक्स क्या होता है, उसका आता है हमारा सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 में को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए हमारा प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। और उससे पहले आपको, जो कि अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो आपको बता देता हूँ जो कि हमारा फाइनेंशियल फाइनेंशियल ईयर कब कब स्टार्ट होता है और कब एंड होता है। तो वो हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल। और एंड कब होता है, वो होता है हमारी 31 मार्च, मार्च 31 मार्च को हमारा एंड होता है। स्टार्ट को होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, वो होता है हमारा 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को हमारा एंड हो जाता है। और हम अपना टॉपिक की तरफ आते हैं, आखिर हमारा प्रीवियस ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब अभी हमारा जो करंट चल रहा है वो चल रहा है हमारा 25 से 26, ये हमारा चल रहा है इस टाइम करंट में, ठीक है। और जो अगर प्रीवियस ईयर की बात करते तो वो होने वाला है हमारा 24, 25 का जो ईयर था वो हमारा हो गया था प्रीवियस ईयर। जो अब हमारा करंट में चल रहा है 25, 26, ये हो गया हमारा असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर, आई होप आपको इजीली समझ आया होगा कि जो हमारा प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्या होता है, जो कि हमारा जो ईयर होता है जो कि प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर होता है, यानी कि जैसे जो हमारा करंट में चला वो चला हमारा 25, 26, ठीक है। और प्रीवियस ईयर इसके अंदर में होने वाला है हमारा, वो होगा हमारा 24, 25, ये हो जाएगा हमारा प्रीवियस ईयर। और असेसमेंट ईयर हो जाएगा हमारा 25 से 26, ये हो जाएगा हमारा असेसमेंट ईयर। और इसके बाद हमारा, अब हम चलते हैं आगे सोर्सेज की तरफ। जो सोर्सेज में बात करते हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया में, ठीक है। सोर्सेज आता है हमारा, सोर्सेज के अंदर में जो आता है हमारा फर्स्ट बात है इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्या हम इतना पुराना ही एक्ट को अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसका आंसर है यस, अभी तक ही हम इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को, ठीक है। इसके अंदर बट अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, ठीक है, चेंजेस होते रहते हैं। अमेंडमेंट यानी कि अमेंडमेंट उसको ही हम चेंजेस कहते हैं, ठीक है। अमेंडमेंट्स को ही हम चेंजेस कहते हैं। ये हमारे में जैसे कि पुराना एक्ट है बट इसके अंदर में हमारे करेक्शंस होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। और इसके अंदर में हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर में, वो पढ़ते हैं हम सारे के सारे प्रोविजंस लाइक डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, और टैक्स लाइबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिटरमाइन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी पढ़ते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर में। और नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंस एक्ट। आखिर ये फाइनेंस एक्ट कैसे बन के रेडी होता है, आखिर इसकी बात करते हैं, हमारा ये फाइनेंस एक्ट है वो कैसे बन के रेडी होता है। जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो प्रेजेंट करता है बजट को, ठीक है। बिल और बजट दोनों आर डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, दोनों डिफरेंट टाइप्स हैं। बिल आर डिफरेंट एंड बजट आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। और जो इसके अंदर में बिल रखा है, बिल लिखा है बट आप इसे काट लेंगे, इसके अंदर में आएगा बजट,
ठीक है। जो बजट प्रेजेंट करता है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर, वो करता है हमारा लोकसभा एंड राज्यसभा। अगर वहां से उनको अगर बिल पास हो जाता है तो हो जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट अपना एसेंट देता है, तो वो फाइनेंस एक्ट बन के रेडी हो जाता है। ये वो फिर से रिवाइज करते हैं फाइनेंस एक्ट को। ठीक है, फाइनेंस एक्ट कैसे बन के रेडी होता है, वो तो हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो प्रेजेंट करता है बिल को लोकसभा एंड राज्यसभा में। और अगर वहां से पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट अपना एसेंट देता है, एसेंट दे देता है प्रेसिडेंट अपना, तो बिल बन के, तो फाइनेंस एक्ट बन के हमारा रेडी हो जाता है। ठीक है, देखना पड़ता भाई भाई कहीं बाद में क्लोज ना हो जाए, इसलिए तो ये हमारा फाइनेंस एक्ट बन के रेडी हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। सर्कुलर की बात करते हैं तो सर्कुलर को कौन इशू करता है, वो करता है हमारा सीबीडीटी। नोटिफिकेशन को कौन इशू करता है, वो करता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसके बाद आता है हमारा टैक्स, इनकम टैक्स रूल 1962। और इसके अंदर में हमारे सारे रूल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर आप टैक्स पे नहीं करेंगे तो आपके साथ क्या क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़, अगर आप, और कौन से पर्सन पे कितना चार्ज करना है, वो सारे हमारे इनकम टैक्स रूल्स 1962 के अंदर में लिखे हुए हैं। सारे के सारे हमारे, ये सारी चीज़ें हमारी डिफाइंड है इनकम टैक्स रूल्स के अंदर में 1962 में। अब रिवीजन करते हैं हम सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स को एक बार फिर से। फर्स्ट आता है फर्स्ट आता है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, प्रोविजंस पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे प्रोविजंस में क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे कि हम डिटरमाइन कैसे करेंगे टैक्स लायबिलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स पेबल, टैक्सेबल इनकम। ठीक है, ये सारे हमारे प्रोविजंस है, इसके अंदर में हम पढ़ते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर में। इसके बाद आता है हमारा फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट कैसे बन के रेडी होता है, तो जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो बजट को प्रेजेंट करता है लोकसभा राज्यसभा में। अगर यहाँ से बिल पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे देता है, तो हमारा बन के रेडी हो जाता है फाइनेंस एक्ट बन के रेडी हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा सर्कुलर, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। अगर सर्कुलर की बात करते हैं तो सर्कुलर को कौन इशूड करता है, वो करता है हमारा सीबीडीटी। और नोटिफिकेशन को कौन इशूड करता है, वो करता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद आता था हमारा इनकम टैक्स रूल 1962। इसके अंदर मैं बात करी थी, जो कि कौन से पर्सन से कितना टैक्स टैक्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर पब्लिक पे नहीं करती तो कौन कौन से सेक्शन अप्लाइड होंगे। ठीक है, क्या क्या मतलब कि आपको जेल कितने महीने की हुई है, कितने सालों की हुई क्या। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें डिफाइंड है हमारी इनकम टैक्स रूल्स के अंदर में 1962। इसके बाद आएगा हमारा एसईसी। ठीक है, एसईसी की बात करते हैं तो उसका सेक्शन आता है हमारा सेक्शन 2 क्लॉज 7, जो कि बात करता है हमारा एसईसी। अगर एसएससी कौन होता है, तो जो कि स्पेसिफिक डेफिनेशंस है। ठीक है, इसके अंदर में जो कि हमने बात करी थी, आखिर सबसेक्शन सबसेक्शन एंड क्लॉज कब पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं, जो कि आपको स्पेसिफिक डेफिनेशंस की बात होती है तो उसके अंदर में हम क्लॉज पढ़ते हैं। ठीक है, अगर डेफिनेशंस के सिवाय किसी की बात करते हैं, जैसे कि सेक्शन सेक्शन 7(2), तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको हम पढ़ते हैं सबसेक्शन। अगर इसी की जगह पे अगर सेक्शन 2 लिखो तो इसको पढ़ते हैं हम क्लोज, क्योंकि जितनी भी हमारी डेफिनेशंस डिफाइंड है स्पेसिफिक डेफिनेशन, वो हमारे सेक्शन नंबर 2 के अंदर ही सारे के सारे हमारे सेक्शंस के अंदर में डेफिनेशंस डिफाइंड है। अगर जहाँ पर भी अगर डेफिनेशंस की बात आती है तो वहाँ पर रीड करते हैं हम क्लॉजेस को। ठीक है, जैसे कि सेक्शन 2 क्लॉज 31, सेक्शन 2 क्लॉज 7, तो ये हमारी जैसे कि 2 क्लॉज 7 आ गया हमारा एसईसी का। आखिर एसईसी क्यों होता है, एसईसी वो पर्सन होता है जो कि लाइबल होता है पे करने के लिए। ठीक है, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो या फिर टैक्स हो। ठीक है, जो इन चीज़ों को पेबल के लिए जो कि लाइबल होता है पे करता है, या फिर लाइबल होता है पे करने के लिए, तो उसको हम एससीसी कहते हैं। और उसके बाद ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, एससीसी कौन होता है। एससीसी वो पर्सन होता है जो कि पेबल होता है। ठीक है, चाहे इंटरेस्ट हो, सिक्योरिटीज हो। ठीक है, जिसको पे करते हो या फिर टैक्स को पे करता है उस पर्सन को। ठीक है, एससीसी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि आप अगर टैक्स को आप पे करते हो तो उस केस के अंदर में आप होने वाले एससीसी। ठीक है, आपके फादर पे करते हैं तो उस केस में आपके फादर होने वाले एससीसी। ठीक है,
तो एसईसी उसी पर्सन को कहते हैं जो कि टैक्स को पे करता है, इंटरेस्ट पे करता है, सिक्योरिटीज को पे करता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पर्सन। आखिर पर्सन जो कि डिफाइंड हमारा सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर में। ठीक है, आखिर पर्सन में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो ठीक है वो हमारा इंक्लूड होता है पर्सन्स के अंदर में। फर्स्ट हमारा इंडिविजुअल, सेकंड है हमारा एचयूएफ, थर्ड इज कंपनी, फर्म। फर्म के अंदर हमारा इंक्लूडिंग होता है एलएलपी, उसके बाद होता है हमारा बीओआई और एओपी, और नेक्स्ट होता है जो लास्ट होता है हमारा एजेपी। और इसको हम रेसिडरी रेसिडरी सोर्स भी कहते हैं, रेसिडरी के नाम से भी जाना जाता है इसे। ठीक है, पर्सन्स के अंदर में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो पहले इंक्लूड को जानने से पहले हमारे जो पर्सन्स का सेक्शन होता है वो कौन सा होता है हमारा 2 क्लोज 31। पर्सन्स के अंदर में क्या क्या इंक्लूड होता है, फर्स्ट वो होता है हमारा इंडिविजुअल, सेकंड होता है हमारा एचयूएफ, थर्ड इज कंपनी, फोर्थ इज इंक्लूडिंग जो कि फर्म होता है उसके अंदर हमारा इंक्लूडिंग होता है एलएलपी, फिफ्थ होता है जो कि फिफ्थ आता है हमारा रेसिडरी, जिसको कि हम एओपी पढ़ते हैं, बीओआई पढ़ते हैं, और एजीपी आता है इसके अंदर में हमारा। ठीक है, इसके बाद जो कि आता है, ठीक है, इसके बाद जो कि हम कवर करते हैं, ठीक है, ऐसे कौन कौन से केसेस हैं गवर्नमेंट आपसे असेसमेंट ईयर्स का वेट ना करके आपको जो कि टैक्स आपसे कलेक्ट कर लेते हैं, वो कर लेते हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर ही आपसे टैक्सेस को कलेक्ट कर लिया जाता है, असेसमेंट ईयर का वेट नहीं किया जाता। तो उन केसेस की बात करते हैं, जो कि फर्स्ट केस आता है शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन नॉन रेसिडेंट, जैसे कि आपके शिप पे आप क्रू मेंबर हो, ठीक है, या फिर आप कोई से भी मेंबर्स हो उसके अंदर में, ठीक है, चाहे ठीक है आप इंडिया में कम कम रहते हो और आप जो कि अदर कंट्री में, ठीक है, जो कि हमारे 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर में, ठीक है, अगर इससे बाहर चले जाते हो तो अदर कंट्रीज हमारी आ जाती है, ठीक है, वाटर टेरिटोरियल के अंदर में, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स के अगर बाहर जाते हो तो वो अदर कंट्री आ जाती है। तो उसी केस में क्योंकि शिपिंग बिजनेस है नॉन रेसिडेंट, तो इस केस के अंदर में गवर्नमेंट आपसे प्रीवियस ईयर के अंदर ही टैक्सेस को कलेक्ट कर लिया जाता है, असेसमेंट ईयर का वेट नहीं किया जाता। क्योंकि सेकंड आता है पर्सन लिविंग इंडिया, अगर पर्सन इंडिया को छोड़ के जा रहा है तो भी आपसे प्रीवियस ईयर के अंदर ही टैक्सेस को कलेक्ट कर लिया जाएगा, असेसमेंट ईयर का वेट नहीं किया जाएगा। और थर्ड केस अगर बी ओ पी ओ, बी ओ आई ओ या फिर ए जी पी ओ, ठीक है, इस केसेस में भी आपको प्रीवियस ईयर के अंदर ही गवर्नमेंट आपसे टैक्स को कलेक्ट कर लेती है, असेसमेंट ईयर का वेट नहीं किया जाता। उसके बाद आता है हमारा, अगर आप टैक्सेस को बचाने के लिए, जैसे कि आप ट्रांसफर करते हो प्रॉपर्टी को टैक्स को बचाने के लिए, बट गवर्नमेंट है जो आपसे भी होशियार है, ठीक है, जो कि इंटेलिजेंट है, उनके पास ऐसे ऐसे मेंबर्स हैं कि उनको खुद पता चल जाता है कि आप यहाँ पर टैक्सेस को वॉइड कर रहे हो, तो वहाँ से भी आपको प्रीवियस ईयर के अंदर ही टैक्सेस को कलेक्ट कर लिया जाता है। और नेक्स्ट जो कि एंड हमारा लास्ट होता है, अगर आप बिजनेस को डिसकंटिन्यू करते हो, ठीक है, तो उस केसेस के अंदर में भी आपको असेसमेंट ईयर का वेट नहीं किया जाता, प्रीवियस ईयर के अंदर ही आपसे टैक्सेस को कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर से रिवाइज करते हैं हम, ठीक है, जो कि फर्स्ट आता है हमारा शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, सेकंड आता है पर्सन लिविंग इंडिया, थर्ड आता है एओपी एओपी बीओआई और एजीपी। ठीक है, आखिर एजीपी की बात करते हैं वो आता है हमारा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, और एओपी की बात करते हैं, ठीक है, एओपी हो गया हमारा, बीओआई हो गया, एजीपी हो गया, तो ये भी हमारा जो हमारी पर्सन्स हैं, ठीक है, तो ये भी हमारे प्रीवियस ईयर के अंदर ही टैक्स कलेक्ट कर लेती है गवर्नमेंट, असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करती। तो इसके बाद आता है हमारे जो कि अवॉइड करते हो, अगर हाउस जो कि प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर करते हो उसमें आप टैक्सेस को अवॉइड करते हो, तो इस केसेस में भी आपको गवर्नमेंट असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करती है, प्रीवियस ईयर में ही आपसे टैक्सेस को कलेक्ट कर लिए जाते हैं। इसके बाद आता है जो कि नेक्स्ट जो लास्ट आता है हमारा, अगर आप डिसकंटिन्यू करते हो बिजनेस को, तो उस केसेस के अंदर भी आपसे प्रीवियस ईयर के अंदर ही आपसे टैक्सेस को कलेक्ट कर लिया जाता है, असेसमेंट ईयर का वेट नहीं किया जाता। इसके बाद आता है हमारी हेड्स ऑफ इनकम, जो कि सेक्शन नंबर 14 के अंदर में डिफाइंड है। ठीक है, 5 तरह की हमारी हेड्स ऑफ इनकम होती है, जो कि फर्स्ट होती है हमारी, ठीक है, इनके स्पेसिफिक यूनिट्स भी हैं, ठीक है, स्पेसिफिक यूनिट्स में पूरा एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, जो कि फर्स्ट आता है हमारा सैलरीज, अंडर दी हेड सैलरीज कह सकते हो, ठीक है, हेड,
सैलरीज के नाम से ये चैप्टर हमारा अंडर दी हेड सैलरीज, अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टीज एंड पीजीबीपी हो गया हमारा थर्ड। फोर्थ हो गया हमारा कैपिटल गेन्स, फिफ्थ हो गया हमारा अदर सोर्सेज। फिर से रिपीट करते हैं, हमारी हेड्स ऑफ इनकम जो कि सेक्शन नंबर 14 में आती है। जो हमारी हेड्स ऑफ इनकम कितनी है, वो हमारी 5 तरह की हेड्स ऑफ इनकम है। फर्स्ट है हमारी सैलरीज, सेकंड है हमारी हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड है हमारी पीजीबीपी, फोर्थ है हमारी कैपिटल गेन्स, फिफ्थ है हमारी अदर सोर्सेज। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखिए। हमारी हेड्स ऑफ इनकम 5 तरह की होती है, सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेज। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखेंगे। इसके बाद आता है हमारा कौन, अगर हम इनकम को कैसे कंप्यूट करते हैं उसके स्टेप्स को जानेंगे। ठीक है, स्टेप्स को जानने में जैसे कि फर्स्ट होता है हमारा, जो कि इम्पोर्टेंट होता है हमारा, कि रेसिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट करना है, कि हमारा जो पर्सन है वो हमारा रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है। इसको आप पहले फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद आता है जो कि आपकी हेड्स ऑफ इनकम है। हेड्स ऑफ इनकम कितने तरीके की थी, ठीक, वो कमेंट करके बताएंगे, बट ऊपर भी लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको 2 बार रिवाइज करा दिया। हमारी 5 तरह की हेड्स ऑफ इनकम होती है, उसको डिटरमाइन करेंगे कि हमारी कौन सी इनकम सैलरीज में आ रही है, या फिर हमारी हाउस प्रॉपर्टी में आ रही है, पीजीबीपी के अंदर आ रही है, कैपिटल गेन्स के अंदर में आ रही है, अदर सोर्सेज के अंदर में आ रही है। ठीक है, तो उसको पहले डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद आता है हमारा अप्लाई करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर कोई आपका प्रीवियस ईयर में, अगर आपको कोई प्रीवियस ईयर में लॉसेस होगा, ठीक है, लॉसेस होगा, आप उसे सेट ऑफ करा देंगे या फिर कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्टेप नंबर 5, जो कि होता है हमारा, निकल के आ जाता है इन सारे स्टेप्स को करने के बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेप हो गया। अगर आप इनको ऐड कर देते हो तो हमारा निकल के आ जाता है ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आता है, जिसको कि हम जीटीआई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में जीटीआई बोलता हूँ। ठीक है, जहाँ पर मैं आपको जीटीआई बोलूँ तो आप समझ लेना उस जगह पे हम बात कर रहे हैं ग्रॉस टोटल इनकम की बात कर रहे हैं, जो कि इसके अंदर स्टेप आते हैं हमारे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को अगर आप ऐड कर देते हो तो उसमें निकल गया था हमारा जीटीआई। उसके बाद आता है हमारा स्टेप नंबर 6, जिसके अंदर क्या था हमारा, क्लेम करते हैं डिडक्शंस को अंडर सेक्शन 80C टू 80U के अंदर में, जो कि हम क्लेम करते हैं डिडक्शंस को। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप नंबर 7, जिसके अंदर में हम जो कैलकुलेट, अगर हम क्लेम करते हैं, अगर हमने निकाला जीटीआई, जीटीआई यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम, इसमें से हम डिडक्शंस को लेस कर देंगे तो हमारा निकल के आता था टोटल इनकम। तो हमारा निकल के आ जाएगा टोटल इनकम। ठीक है, डिडक्शंस को आप लेस कर देंगे या फिर क्लेम लिखा है, ठीक है, क्लेम कर लेंगे आप, तो इसके बाद हमारा निकल जाएगा टोटल इनकम। इसके बाद है हमारा राउंडेड ऑफ का कंसेप्ट। आखिर हम राउंडेड ऑफ कब करते हैं, तो उसकी बात करते हैं। अगर आपका मल्टीपल ऑफ 10 नहीं होगा, नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, इसे करते हैं राउंडेड ऑफ। तो हम उसे करते हैं राउंडेड ऑफ, जो कि अगर लास्ट डिजिट आप देखेंगे 5 से ग्रेटर देन या इक्वल्स टू होगा तो हम जाएंगे हायर की तरफ, अगर 5 से लेस देन होगा तो हम जाएंगे लोअर की तरफ, हमारी लास्ट डिजिट को चेकआउट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, और उसके बाद एग्जांपल के चलने से पहले, एग्जांपल पे करने से पहले एग्जांपल्स को, तो उससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं। अगर डेसिमल, जैसे कि मान लीजिए 4.5 लिखा है, 4.5 जो डेसिमल के बाद वाली डिजिट है हम उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता हमारा राउंडेड ऑफ के कंसेप्ट में। जो कि हमारा डेसिमल होगा उसके बाद वाली, चाहे 5 डिजिट्स हो डेसिमल के बाद, चाहे 10 डिजिट हो या 1 हो या 2 3 या 10, ठीक है, जितनी भी हो उसको हम पूरे का पूरा इग्नोर कर देंगे। ठीक है, जो कि फर्स्ट है 5,28,456। तो इसको अगर हम राउंडेड ऑफ करेंगे तो आएगा हमारा 5,28,460 का आएगा हमारा राउंडेड ऑफ होने के बाद। ठीक है, हमारे वन शॉट है, अगर आपने रेगुलर वीडियोस देखी होंगी मेरी, ठीक है, उसके अंदर में अच्छे से डिफाइंड किया जाता है कब राउंड ऑफ करते हैं, कब क्या करते हैं। ठीक है, बट ये हमारा वन शॉट है, फिर भी मैं इसमें आपको इतना करा रहा हूँ, मतलब कि आपको रिवीजन करा रहा हूँ। अगर आपकी फुल रिवीजन है तो आपको कुछ जैसे ये रिवाइज हो जाएगा आपका, अगर आपने रिवाइज कर रखा है तो आपको फिर से अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और जो कि हमारे इसके अंदर में जो कि इम्पोर्टेंट होता है, जो कि हम निकालते हैं, जो कि ठीक है, जो कि इनकम कंप्यूट करते हैं, वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। इंडिविजुअल के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे बनते हुए आए हैं। ठीक है, अभी तक एग्जाम्स के अंदर में ही। और हम जो कि बात करते हैं अगर टैक्स,
टैक्स रेट की बात करते हैं, ठीक है। कितनी इनकम होगी जब हम कितने का टैक्स रेट चार्ज करेंगे, उसके अंदर में हम बात करेंगे स्लैब की भी, हमारा कितने का स्लैब होगा, इसके अंदर हमारे स्लैब्स का भी हम एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपका पर्सन इंडिविजुअल हो, एच यू एफ हो, ए ओ पी हो, या बी ओ आई हो, या फिर ए जी पी हो, जितने भी हमारे पर्सन थे, ये पर्सन्स के अंदर हमें आते हैं, ठीक है। जो कि इनकम होगी अगर आपकी अप टू 2.5 लाख रुपए तक की होगी, तो जो कि हमारा फर्स्ट स्लैब जाएगा, वो जाएगा हमारा 2.5 लाख का। जो उसके ऊपर रेट लगे वो लगेगा नील। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 2.5 लाख से 5 लाख तक की आपकी इनकम है, ठीक है। जो हमारा सेकंड स्लैब हो जाएगा वो आ जाएगा हमारा 2.5 लाख का स्लैब हो जाएगा, तो उसके अंदर में आएगा 5% का रेट। थर्ड हमारा 5 लाख से अगर 10 लाख तक की इनकम है, तो इसके अंदर में जो स्लैब हो जाएगा वो हो जाएगा 5 लाख का स्लैब, और इसके अंदर में रेट लगेगा वो लगेगा 20% का रेट। और अगर ये आपकी जो इनकम अगर 10 लाख को क्रॉस कर जाती है, ठीक है, स्लैब हो जाएगा हमारा बैलेंसिंग, और रेट लगता है उसके ऊपर 30%। इस चीज़ को एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, ये होगा हमारा इम्पोर्टेंट, और आपको रेट्स याद रखने हैं, ठीक है। स्लैब पे आपको याद रखना है, ठीक है। स्लैब आप याद रख लेंगे, रिवाइज करेंगे एक बार। अगर आपकी इनकम अप टू 2.5 लाख है, तो फर्स्ट आप स्लैब से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप इनकम से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बट आपको रेट याद होने चाहिए, ठीक है। जो कि आपकी अगर इनकम अप टू 2.5 लाख है, तो उस पर रेट लगेगा नील। नेक्स्ट 2.5 लाख टू 5 लाख है, तो उस पर लगेगा 5%। नेक्स्ट 5 लाख टू 10 लाख तक की है, तो उस पर लगता है हमारा 20% का रेट। उसके बाद अगर 10 लाख से अबव है, तो उसके ऊपर लगता है 30% का रेट। अगर हम स्लैब रेट से बात करते हैं, जो कि फर्स्ट आता है हमारा स्लैब रेट, वो आता है 2.5 लाख का, तो उस पर लगता है नील। नेक्स्ट स्लैब 2.5 लाख, उस पर लगता है 5%। नेक्स्ट होता है हमारा 5 लाख, उस पर लगता है हमारा 20% का, जो कि नेक्स्ट होता है हमारा बैलेंसिंग, ठीक है, उस पर लगता है 30% का। अगर स्लैब को याद करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट होता है हमारा 2.5, सेकेंड 2.5, थर्ड इज हमारा 5 लाख, फोर्थ होता है हमारा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अगर इसमें आपको शॉर्ट फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है, जो कि इनकम आप जो निकालते हो, ठीक है, अगर वो आपको जो कि अगर आपसे जो कि टोटल इनकम जो कि गिवन हो अगर 10 लाख से अबव, तो इसके अंदर में आप डायरेक्टली कर सकते हैं, जो कि 10 लाख तक का जो कि टैक्स निकलता है, ठीक है, टैक्स बिफोर सेस निकलता है, वो निकलता है 1,12,500। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ये आपका 10 लाख तक का ही टैक्स बिफोर सेस निकल के आता है। अगर इनकम आपकी अगर आपकी इनकम 10 लाख से अबव है, तब जाके इस कंसेप्ट को आप अप्लाइड करेंगे, ठीक है। अगर 10 लाख से कम है आपकी इनकम, तो इस टैक्स को आप ना ही अप्लाइड करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आप स्टेप वाइज करेंगे तो अच्छे से आपको आप एग्जामिनर को एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। अभी एग्जाम्पल की तरफ चलते, जो क्या था हमारी इनकम, जो कि इनकम गिवन है वो दे रखी है हमें 12 लाख तक की इनकम गिवन है, हमारे एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसके अंदर हम बात करिए, ये हमारी 10 लाख से अबव की इनकम है, तो यानी कि जो कि 10 लाख तक का हमारा कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा हमारा 1,12,500। ये देखिए जैसे कि ये हमारा पूरा निकल के आया 10 लाख तक का निकल के आएगा 1,12,500 का। जो कि हमारा नेक्स्ट बैलेंसिंग फिगर होगा वो होगी हमारी 2 लाख पे 30% का रेट, तो आएगा 60,000 निकल गए, ठीक है। तो ये अगर इसको हम ऐड करेंगे, तो ये हमारा निकल आएगा टैक्स बिफोर सेस 1,72,500 का आ गया हमारा टैक्स बिफोर सेस निकल के। इसके अंदर हम ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसका की रेट 4% है, ठीक है। और हेल्थ एंड एजुकेशन से आखिर बात करते हैं, क्या इसका रेट फिक्स रहता है, क्या ये अप डाउन होता रहता है, तो इसका रेट जो होता है वो फिक्स रहता है हमेशा, ऑलरेडी फिक्स होता है 4%। ऐसे ही हमारा कैजुअल इनकम है, उसका भी हमारा रेट फिक्स रहता है। कैजुअल इनकम की हम आगे जाके बात करेंगे, बट आपको यहाँ पर मैं टैक्स रेट बता देता हूँ, जो कि कैजुअल इनकम का लगता है वो लगता है 30% का टैक्स रेट लगता है, ठीक है। और इसके बाद जो कि बात करते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की, अगर जो वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डायरेक्टली एंटर करी है, या अभी तक इस चैप्टर को उन्होंने करा ही नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए अगर बात करते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो किसके ऊपर अप्लाई होता है, क्या वो जो हमारी इनकम गिवन है, जैसे कि 12 लाख की इनकम गिवन है, या जो हमारी इनकम गिवन है 12 लाख, क्या इसके ऊपर अप्लाइड होता है हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, या फिर जो निकल के आता है हमारा टैक्स बिफोर सेस 1,72,500, क्या इस पे अप्लाइड होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हम किसके ऊपर निकालते हैं, तो वो निकलता है हमारा टैक्स बिफोर सेस के ऊपर निकालेंगे हम 4%, तो आएगा 6,900। हम अब इसे ऐड कर देंगे 1,72,500 में 6,900, तो हमारा निकल के आएगा
टैक्स लाइबिलिटी जो आएगी 1,79,400 की, ये निकल के आएगी हमारे पास टैक्स लाइबिलिटी। और इसके अंदर हमें हमारा कोई भी राउंडेड ऑफ का कंसेप्ट अप्लाइड नहीं होता, क्योंकि लिए ये हमारी जो इनकम है वो ऑलरेडी, ठीक है, मल्टीपल ऑफ ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 10 है, ठीक है, ऑलरेडी हमारी मल्टीपल ऑफ 10 गिवन है। और अगर जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी वो भी हमारी ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 10 है, देन डज नॉट अप्लाइड द राउंडेड ऑफ कंसेप्ट, ठीक है। और इसका बाद आता है जो कि है एग्जाम्पल है नेक्स्ट, जो कि टोटल इनकम गिवन है 15,30,496.72 रुपीज़ पैसे का, ठीक है, जो कि गिवन है टोटल इनकम। इसके अंदर में बात करते हैं, जैसे कि डेसिमल की बात करी थी, डेसिमल के बाद हमारी कितनी भी डिजिट हो, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, ठीक है, उसके अंदर में हम कर देते थे उसे इग्नोर। तो हम 72 को हम कर देंगे इग्नोर। फिर उसे हम क्या करेंगे, क्या हमारी मल्टीपल ऑफ 10 है, तो नहीं, तो ये मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है, तो इसे हम करेंगे राउंडेड ऑफ। तो हो जाएगा 15,30,500 का। तो ये आएगी हमारी निकल के टोटल इनकम राउंडेड ऑफ होने के बाद। तो इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे हम टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये भी हमारी 10 लाख को क्रॉस करती है, तो इसका 10 लाख तक का जो क्या है हमारी टैक्स बिफोर सेस वो आएगा 1,12,500। नेक्स्ट बचेगा हमारा बैलेंसिंग 5,30,500, तो इसके ऊपर अप्लाइड होगा 30% का रेट, जो क्या आएगा 1,59,150 का निकल के। फिर अगर इसको एड ऑन करेंगे 1,12,500 में 1,59,150 को, तो हमारा निकल जाएगा टैक्स बिफोर सेस, जो क्या आएगा 2,71,650 का निकल के आएगा टैक्स बिफोर सेस। इसके अंदर हमारा ऐड होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसका की रेट 4% है। 4% ही हमारा फिक्स रहता है, और किसके ऊपर लगता है वो निकल हम जो कि लगता है वो निकलता है हमारा टैक्स बिफोर सेस के ऊपर, हमारा हम ऑलवेज अप्लाइड होता है। तो इसके अंदर में लगता है 4%। तो अगर 4% निकालेंगे तो आएगा हमारा 10,866 का रुपीज़ का निकल के। उसके बाद आएगी हमारी टैक्स लाइबिलिटी निकल के, ये हमारा मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है, ये हमारा मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है। तो हम इसे क्या करेंगे, राउंडेड ऑफ करेंगे। तो हमारी राउंडेड ऑफ होने के बाद निकल के आएगी टैक्स लाइबिलिटी 2,82,520, वो निकल के आएगी हमारी टैक्स लाइबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 9,30,742, ये हमारा मल्टीपल ऑफ 10 है। तो इसमें भी हमारा मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है। तो इसके अंदर में हमारा जो टोटल इनकम हो जाएगी हमारी राउंडेड ऑफ होने के बाद 9,30,740 हो जाएगी, ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट स्लैब है वो आता है हमारा 2.5 लाख का, ठीक है। तो इसके अंदर में फर्स्ट जो बात करते हैं, क्या हमारी 10 लाख से अबव जा रही है इनकम, तो इसके अंदर में हमारी 10 लाख से अबव नहीं जा रही। तो हम इसे स्टेप वाइज करेंगे, जो कि फर्स्ट स्लैब है वो 2.5 लाख पे लगता है हमारा नील। नेक्स्ट 2.5 लाख का स्लैब है उस पर लगता है हमारा 5%, तो आता है 12,500 का। और नेक्स्ट जो कि हमारा बैलेंसिंग होने वाला है 4,30,740 पे लगेगा 20% का रेट, तो आएगा 86,148। तो ये हमारा निकल के आएगा टैक्स बिफोर सेस 98,000 का 648 का निकल गया हमारा टैक्स बिफोर सेस। इसके अंदर में हम ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसका कि रेट होता है हमारा ऑलवेज 4% का, तो हमारा आएगा 3,945.92 रुपीज़ का। इसके बाद आएगा हमारा टैक्स लाइबिलिटी निकल के, ठीक है। और उसके बाद जो कि हमारी टोटल इनकम गिवन है, इस क्वेश्चन को आप सेल्फ करेंगे। बाकी नोट्स में मैंने आपको दे दूंगा, टेलीग्राम टेलीग्राम के ग्रुप को आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप व्हाट्सअप का जो कि चैनल है उस पर जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों में से किसी पे भी आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको फिर भी नोट्स नहीं मिलते हैं तो आप इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, तो आपको यहाँ से नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। 586945 इस नंबर पे जाके आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नोट्स नहीं मिलते तो उसमें आप जाके इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना, मैसेज डाल देना। मैं जैसे ही आपको देख सीन कर लूँगा आपको मैसेज, आपको नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। 7579586945 पे आपको इस पे सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ग्रुप में नहीं मिलते तो मैं आपको पर्सनली भी आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है।
बट आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोज आती हैं वो उस पे आपको लिंक्स प्रोवाइड हो जाते हैं उसके अंदर में, ठीक है। अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि आता है हमारे सीनियर सिटीजन का। अगर अगर सीनियर सिटीजन्स की बात करते हैं, तो सीनियर सिटीजन्स कितने से कितने ईयर्स जो कि एज होती है वो कितने से कितने एज तक की होती है। अगर जो कि पर्सन की एज 60 या 60 ईयर्स को अगर क्रॉस कर जाती है, ठीक है, 60 ईयर्स या 60 ईयर्स को क्रॉस कर जाती है, ठीक है, और जो कि होनी चाहिए 79 ईयर्स की, तो हम उस पर्सन को क्या कहते हैं, सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। वो होना चाहिए रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, तब जाके भी उसको हम सीनियर सिटीजन कहेंगे, ठीक है। इसके अंदर में अगर हम इनकम की बात करते हैं, सॉरी, अगर इनकम की बात करते हैं, ठीक है, तो इनकम आएगी अप टू 3 लाख तक की, ठीक है। इसके अंदर में हम बेसिक अजम्पशन लिमिट्स भी कहते हैं, ठीक है, बेसिक अजम्पशन लिमिट जो कि हो जाएगी हमारी इसके अंदर में 3 लाख की हमारी बेसिक अजम्पशन लिमिट हो जाएगी। और जो कि हमने जो इंडिविजुअल वाला करा है, ठीक है, इंडिविजुअल हो गया, एओपी हो गया, हमारा बीओआई हो चुके, जितने भी हमारे पर्सन हैं, ठीक है, जो कि हमने ऊपर करा था कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं इनकम की सीनियर सिटीजन्स के इसमें, तो वो थे अगर आपकी इनकम अप टू 3 लाख है, तो उसके अंदर में रेट होने वाला नील, जो स्लैब हमारा कवर होने वाला है वो होने वाला है 3 लाख का। और नेक्स्ट 3 लाख से 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम होती है, तो उसके ऊपर रेट लगता है 5% का। तो इसके अंदर में हमारा स्लैब कवर होने वाला है 2 लाख का। और नेक्स्ट जो कि 5 लाख से अगर 10 लाख तक की आपकी इनकम है, तो उसके ऊपर लगता है 20% का रेट। तो उसके ऊपर हमारा स्लैब जो कि कवर होता है 5 लाख का। और अगर आपकी इनकम मोर देन 10 लाख है, तो उसके ऊपर रेट लगता है 30% का रेट लगता है, और हमारा स्लैब होता है बैलेंसिंग, ठीक है। तो इसको एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे, हम टू टाइम्स हर चीज़ को रिवाइज करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। जो कि हमारा हमारा इंडिविजुअल होना चाहिए, वो कौन होना चाहिए, हमारा रेसिडेंट होना चाहिए। वो पर्सन की एज कितनी होनी चाहिए, जो हमारा इंडिविजुअल है उसकी एज होनी चाहिए 60 ईयर्स या 60 ईयर्स को क्रॉस करनी चाहिए, और अप टू 79 ईयर्स तक की एज होनी चाहिए। तो हम उस पर्सन को क्या कह देंगे, सीनियर सिटीजन्स। और अगर सीनियर सिटीजन्स की इनकम अप टू 3 लाख तक की होगी, तो उसके अंदर में रेट लगेगा नील। नेक्स्ट हो गया अगर 5 लाख से, सॉरी, 3 लाख से 5 लाख तक की तो 5%, 5 लाख से 10 लाख तक की तो 20% का रेट, मोर देन 10 लाख होगी तो उस पर लगेगा हमारा 30% का रेट, ठीक है। उस स्लैब की बात करते हैं, तो फर्स्ट स्लैब होता है हमारा 3 लाख, सेकंड होता है हमारा 2 लाख, थर्ड होता है हमारा 5 लाख, नेक्स्ट होता है हमारा बैलेंसिंग, ठीक है। बैलेंसिंग यानी कि अगर आपकी इनकम 10 लाख को चाहे कितनी भी क्रॉस कर जाए, चाहे 1 रुपीज़ क्यों ना क्रॉस कर जाए, तो उसके ऊपर लगेगा आपका जो कि रेट लगेगा 30% का, ठीक है। और अगर आपकी इनकम चाहे 5 करोड़ हो, चाहे 10 करोड़ हो, चाहे 1 करोड़ हो या 50 लाख हो, तो उसके ऊपर भी आपका लगता है 30%, ठीक है। अगर आपकी इनकम 50 लाख को क्रॉस कर जाती है, तो उसके ऊपर लगता है आपका सरचार्ज। वो कंसेप्ट हम आगे कवर करने वाले हैं आगे। सरचार्ज सरचार्ज कितने रेट से चार्ज चार्ज होता है, अगर आपकी इनकम 50 लाख को क्रॉस कर जाती है, तो अप्लाइड होता है सरचार्ज, ठीक है। तो उसके रेट्स के बारे में भी बात करेंगे हम आखिर, आखिर सरचार्ज कितना लगता है, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा जो कि है, अगर वेरी सीनियर सिटीजन्स का आता है नेक्स्ट हमारा, जो कि हमारा इंडिविजुअल होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा रेसिडेंट, और उसकी एज कितनी होनी चाहिए 80 ईयर्स से 80 ईयर्स को अगर क्रॉस कर जाता है, तो वो हमारी वेरी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। अगर इसमें इनकम की बात करें, अगर जो कि फर्स्ट उनकी इनकम अप टू 5 लाख है, तो लगता है नील। अगर 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम है, तो लगता है 20%, ठीक है, डायरेक्टली अप्लाइड होता है 20%। जैसे कि हमने जो पढ़ा है अभी तक, ठीक है, जो कि फर्स्ट रेट लगता था वो लगता था नील, नेक्स्ट लगता है 5%, उसको लगता था हमारा 20%, उसको लगता था हमारा 30%, ठीक है, ये चीज़ लगता था हमारा, ठीक। बट वेरी सीनियर सिटीजन्स के केस में हमारा 5% का नहीं लगता, जो 5% का रेट है वो नहीं लगता, वो डायरेक्टली अप्लाइड होता है 20% का। अगर मोर देन 10 लाख की आपकी इनकम है, तो उसके ऊपर लगता है 30% का रेट, ठीक है। ये हो गया वेरी सीनियर सिटीजन का केस, ठीक है। वो फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जो कि हमारे पर्सन्स थे, ठीक है, वो ना ही सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, ना ही वो वेरी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। तो उनकी बात करते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट स्लैब था 2.5 लाख, ठीक है, जो इसके ऊपर रेट लगता था हमारा नील। नेक्स्ट स्लैब स्लैब रेट था हमारा 2.5 लाख, उसके ऊपर लगता था हमारा 5% का रेट। थर्ड स्लैब था हमारा
5 लाख का, तो उसके ऊपर लगता था हमारा 20% का रेट। उसके बाद नेक्स्ट स्लैब था, उसके ऊपर लगता था हमारा जो कि बैलेंसिंग था, उसके ऊपर लगता था 30%। और सीनियर सिटीजन के इसमें जो कि स्लैब है हमारा 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। स्लैब जो कि 3 लाख है तो उसके ऊपर लगता है नील। नेक्स्ट है हमारा 2 लाख, उसके ऊपर लगता है 5%। नेक्स्ट 5 लाख पे लगता है 20% का। ये हमारा स्लैब है। जो बैलेंसिंग है उसके ऊपर लगता है 30% का रेट सीनियर सिटीजन के केस में। वेरी सीनियर सिटीजन के केस में जो कि इनकम अगर 5 लाख है तो उस पर लगता है रेट नील। नेक्स्ट 5 लाख 10 लाख है तो उस पर लगता है 20%। मोर देन 10 लाख पे लगता है 30% लगता है। और इसी के साथ में हम 3 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे का। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इसके बाद हम समझेंगे हमारा कैजुअल इनकम, सरचार्ज सरचार्ज एंड कैपिटल गेन, ये सारा हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब लेते हैं हम 3 मिनट्स का ब्रेक। और जो कि अभी मेरे चैनल पर नए हो तो अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएंगे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। और 3 मिनट्स के बाद हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी आ जाइए, ब्रेक होता है ओवर। और अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी तक आपने अटेंडेंस नहीं लगाई। अटेंडेंस आपकी लगती है इस चैनल के अंदर में लाइक करके लगती है आपकी अटेंडेंस। एंड कमेंट में फाइटर लिख के आपकी लगेगी अटेंडेंस। लाइक करना है आपको और कमेंट्स में फाइटर लिखना है आपको, तो इसके अंदर में आपको लग जाती है अटेंडेंस। ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी आ जाएंगे सारे बच्चे, जल्दी जल्दी ज्वाइन करेंगे। अब हम करने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, जो कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ठीक है, जो कि हमारा एज है, मिस्टर एक्स है उसकी एज है 45। ठीक है, और वो है हमारा रेसिडेंट। ठीक है, तो इसके अंदर में जो कि हमारे बेसिक अजम्पशन लिमिट्स की बात करते हैं तो होने वाली हमारी 2.5 लाख की बेसिक अजम्पशन लिमिट। ठीक है, तो जो कि है, जो कि हमें गिवन है अंडर द हेड सैलरीज हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी गिवन है। अगर इन तीनों चीज़ों को ऐड कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिडक्शन गिवन है तो हमारे पास निकल के आ जाएगा जीटीआई, हमारे पास निकल के आ जाएगा
जीटीआई निकल के आ जाएगा। डिडक्शंस में से हम अगर जीटीआई में से हम डिडक्शंस को अगर लेस कर देते हैं या फिर क्लेम कर लेते हैं डिडक्शंस को, तो हमारे पास निकल के आ जाता है टोटल इनकम, जो कि आएगी हमारी निकल कर टोटल इनकम, जो कि है 13,60,603। तो हम इसको करेंगे राउंडेड ऑफ, तो हमारी राउंडेड ऑफ होने के बाद जो टोटल इनकम निकल के आएगी वो आ रही है 13,60,600 की हमारी टोटल इनकम निकल के आ रही है राउंडेड ऑफ करने के बाद। जो कि इसके अंदर में हमारी जैसे कि बताई थी पहले ही बेसिक अजम्पशन लिमिट जो कि होने वाली है हमारी 2.5 लाख से 2.5 लाख की बेसिक अजम्पशन लिमिट होने वाली है। ठीक है, जो कि आएगी अगर हमारी इनकम, ठीक है, 10 लाख को क्रॉस करती है, तो जो आपको मैंने डायरेक्टली बताया था इसके अंदर में हमारी जो इनकम है वो क्रॉस कर रही है 10 लाख को, तो हमारा डायरेक्टली लग जाता है 10 लाख के ऊपर वो निकलेगा 1,12,500 का। ठीक है, नेक्स्ट जो कि आएगा बैलेंसिंग 3,60,600 पे 30% का रेट 1,08,180 रुपीज़ का ये निकल के आएगा हमारा टैक्स बिफोर सेस, जो आएगा 2,20,680 का। इन चीज़ों को अगर ऐड कर लेते हैं तो हमारा निकल जाएगा टैक्स बिफोर सेस। इसके अंदर में हम ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसका कि रेट हमारा 4% से लगता है, वो निकलेगा हमारा 8,827.2 रुपीज़ का। ठीक है, अगर हम अगर इसको ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, तो उसके बाद हमारे निकल के आएगी टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी हमारी निकल के आएगी, उसको हम करेंगे राउंडेड ऑफ, तो हमारी निकल के आएगी टैक्स लाइबिलिटी, जो कि आएगी 2,29,510 का। यह आ जाएगी हमारी टैक्स लाइबिलिटी निकल के। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैसे कि जो कि हमारा मिस्टर एक्स है, ठीक है, उसकी एज है 60 ईयर्स, तो आ गया हमारा सीनियर सिटीजन का केस। टोटल इनकम गिवन है 13,60,600 का हमारी टोटल इनकम गिवन है। इसके अंदर हमारी बेसिक अजम्पशन लिमिट होगी, वो होगी 3 लाख तक की हमारी बेसिक अजम्पशन लिमिट होने वाली है, जो कि फर्स्ट स्लैब है 3 लाख के ऊपर लगेगा नील। नेक्स्ट आएगा हमारा 2 लाख का स्लैब, उसके ऊपर लगेगा 5%, उसका आएगा 10,000। और नेक्स्ट आएगा जो कि आएगा हमारा 5 लाख के ऊपर 20%, वो आएगा हमारा 1 लाख का निकल के। जो कि नेक्स्ट जो कि हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा 3,60,600, उसके ऊपर लगेगा हमारा 30% का रेट, तो आएगा 1,08,180 रुपीज़ का। उसके बाद जो कि निकल के आएगा हमारा टैक्स बिफोर सेस 2,18,180 का निकल के आएगा टैक्स बिफोर सेस। इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसका कि लगेगा हमारा 8,727.2 रुपीज़ का। ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी निकल के आएगी, जैसे कि हमारा यहीं पर भी पॉइंट्स में आ चुका है। जो हमारा जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो हमारा पॉइंट्स में आ गया। अगर हम इसको और ऐड करेंगे तो ये हमारा पॉइंट्स में ही आएगा, तो ये हमारा ऑलरेडी राउंडेड ऑफ होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे, इसे हमें राउंडेड ऑफ करना पड़ेगा। इस चीज़ को आप कमेंट करके बताएंगे राउंडेड ऑफ होने के बाद टैक्स लाइबिलिटी क्या आ रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि एज है, एज वो है 80 ईयर्स की, वो है हमारा पर्सन रेसिडेंट। और टोटल इनकम गिवन है 30,60,600 की। बेसिक अजम्पशन लिमिट है इसके अंदर में 5 लाख तक की। ये है हमारा वेरी सीनियर सिटीजन का केस इसके अंदर में जो कि फर्स्ट है, फर्स्ट 5 लाख पे लगेगा नील। नेक्स्ट जो कि 5 लाख पे लगेगा 20% का 1 लाख। नेक्स्ट 3,60,600 पे लगेगा 30% का रेट 1,08,180 निकलेगा। अगर इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो होएगा हमारा 2,08,180। ये आएगा हमारा टैक्स बिफोर सेस निकल के। इसके अंदर में ऐड होगा हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसका कि रेट 4% है 8,327.20 के। ठीक है, ये हमारी टैक्स लाइबिलिटी निकल के। इसके बाद हम राउंडेड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, वो आप खुद कर लेंगे राउंडेड ऑफ। नेक्स्ट आएगा हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप रेसिडेंट है, ठीक है, हमारा पर्सन रेसिडेंट है और एज की बात करते हैं तो एज है 40 ईयर्स की, तो इसके अंदर में हमारी बेसिक अजम्पशन लिमिट जो कि होगी हमारी 2.5 लाख की, 2.5 लाख की हमारी बेसिक अजम्पशन लिमिट हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिक अजम्पशन लिमिट हो जाएगी 2.5 लाख की, क्योंकि फर्स्ट 2.5 लाख के ऊपर लगेगा नील। नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 5% का लगेगा 12,500। नेक्स्ट लगेगा हमारा 5 लाख के ऊपर, 5 लाख के ऊपर 20% वो आएगा हमारा 40,000 का निकल गए। ठीक है, टैक्स बिफोर से ऐसा जाएगा हमारा निकल गए 52,500 का। उसमें हमारा ऐड होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसका कि रेट 4% है 2,100 आ जाएगा, तो हमारा टैक्स लाइबिलिटी निकल जाएगा 54,600 का। उसके बाद बात करते हैं नॉन रेसिडेंट का।
जैसे ये हमारा नॉन रेसिडेंट होता है तो हमें एज देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमारी एज है वो हमारी इररेलेवेंट मानी जाती है। तो हमारी इसके अंदर में बेसिक अजम्पशन लिमिट होगी वो होगी हमारी 2.5 लाख की। तो इसके अंदर में हमारी बेसिक एजम्पशन लिमिट होने वाली है 2.5 लाख की, ठीक है, जो कि फर्स्ट 2.5 लाख के ऊपर लगेगा हमारा नील, सेकंड 2.5 लाख के ऊपर लगेगा 5%, जो कि हमारा बैलेंसिंग होगा 2 लाख, उसके ऊपर लगेगा 20% का रेट, तो आएगा हमारा 48,000। इन सबको ऐड करेंगे तो 52,500 का आएगा हमारा टैक्स बिफोर सेस निकल के। उसके ऊपर ऐड होगा हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसका कि रेट 4% है 2100। टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी हमारी 54,600 की निकल के। इसके बाद आता है हमारा सरचार्ज। सरचार्ज किसको कहते हैं, अगर सिंपल भाषा में बात करें सरचार्ज, तो होता है हमसे जो कि जो कि एक्स्ट्रा या टैक्स आपसे कलेक्ट किया जाता है उसको हम सरचार्ज कहते हैं। टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगने वाले को हम सरचार्ज करते हैं, ठीक है। आखिर ये कब लगता है सरचार्ज, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। अगर आपकी जो कि टोटल इनकम है वो अगर 50 लाख को अगर क्रॉस कर जाती है, ठीक है, 50 लाख को अगर एक्सीड कर जाती है तो उसके ऊपर लगता है सरचार्ज, ठीक है। अगर आपकी 50 लाख को अगर एक्सीड नहीं करती तो कोई भी रेट नहीं लगता है, कोई भी सरचार्ज आपके ऊपर नहीं लगता। अगर 50 लाख से वन वन सी आर तक की आपकी इनकम है तो उस पर लगता है 10% का रेट। अगर 1 CR से 2 CR तक का आपको जो कि इनकम है तो उस पर लगता है 15%, और 2 CR से 5 CR तक की आपकी इनकम है तो लगता है 25% का रेट। नेक्स्ट जो कि 5 CR की आपकी इनकम या उससे अबव है तो उसको ऊपर लगता है 37% का रेट। इसके बाद आता है हमारा रिबेट। रिबेट आता है हमारा अंडर सेक्शन 87(1)(7)(a)। रिबेट जो कि वो मिलता है वो सिर्फ मिलता है रेसिडेंट पर्सन को। अगर नॉन रेसिडेंट होगा तो उसको रिबेट नहीं मिलेगा। तो रिबेट कितने मिलते हैं, जो कि 100% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी या फिर 25,000 विच एवर इज लोअर, ठीक है। इन दोनों में से जो भी लोअर होगा, ठीक है, उतने का ही आपको जो रिबेट होगी उतना मिलेगा आपको। नेक्स्ट आता है हमारा कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम की बात करते हैं, ठीक है। कैजुअल इनकम क्या होता है, कैजुअल इनकम में आती है हमारी, ठीक है, जो कि आपकी इनकम होती है स्पेशल इनकम्स भी कहते हैं इसका। ये हमारी जो कैजुअल इनकम होती है वो आती है हमारी अदर सोर्सेज के अंदर में कवर अप होती है, ठीक है, जो कि आपकी स्पेशल इनकम्स होगी जैसे लॉटरी, हॉर्स रेसेस, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स एक्सेट्रा। इसके अंदर में आपको कोई डिडक्शंस अलाउड नहीं होता। हाँ, ठीक है। ये चीज़ आती जितनी भी आपकी लॉटरी से इनकम होगी, क्रॉसवर्ड पजल से इनकम होगी, हॉर्स रेसेस से इनकम होगी, कार्ड गेम से, या फिर ठीक है कोई भी ऐसी गेम्स होगी, ठीक है, बैटिंग वाली होगी, तो उस केस में आपकी जो कि कैजुअल इनकम है, ठीक है, तो इसके अंदर में जो कि रेट लगता है वो लगता है 30% से, जो कि टैक्स रेट चार्ज होता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में जो कि हमारे गेन्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा LTCG, सेकंड होता है STCG। फर्स्ट होता है हमारा LTCG, सेकंड होता है STCG। तो STCG और LTCG के अंदर के जो कि हमारी स्पेशल प्रोविजंस है उनको एक बार राइट डाउन करेंगे, ठीक है। इसके अंदर में नोट्स के अंदर में राइट डाउन नहीं है बट राइट डाउन कर लेंगे। अगर आपकी LTCG से इनकम है, LTCG से जो कि आपकी इनकम अगर स्पेशल इनकम है, ठीक है, स्पेशल इनकम होगी आपके अंडर सेक्शन 112A के अंदर आती है हमारी स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम, ठीक है, और अंडर सेक्शन 112 में आती है आपकी स्पेशल इनकम। दोनों में ही स्पेशल इनकम आती है, ठीक है। तो अगर 112A के अंदर में आपकी स्पेशल इनकम है, ठीक है, तो लगेगा रेट 10% ऑन एक्सेस ऑफ 1 लाख। और स्पेशल इनकम जो कि अंडर सेक्शन से 112 में आती है तो उस पर लगेगा आपका रेट, उस पर लगेगा आपका 20% का रेट, ठीक है। ये हो गया हमारा LTCG का। और STCG का आता है हमारा STCG। STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में जो क्या आएगा हमारा, जो कि स्पेशल इनकम होगी वो होगी अंडर सेक्शन 111A के अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर में रेट लगेगा स्पेशल इनकम में 50% का। और नेक्स्ट जो कि हमारा अदर STCG है, ठीक है, अदर STCG है, वो आएगी हमारी नॉर्मल इनकम, ठीक है। नॉर्मल इनकम है तो इसके ऊपर लगेगा आपका स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, जो कि आपकी स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो कि रेट लगेगा, ठीक है। इसके बाद जो कि बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा हमारा चैप्टर फिनिश यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। जो कि ऐसी कौन सी इनकम्स है, ठीक है, अगर आप उसको अनएक्सप्लेन करते हो, अगर ऐसे जो हमारा असेसिंग ऑफिसर होता है अगर आप उनको
जो आपकी इनकम हो रही है, अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो आपके साथ क्या क्या होने वाला है, ठीक है, और वो कौन कौन सी इनकम है, ठीक है, तो उस चीज़ को हम एक बार देख लेंगे। लिखवा देता हूँ जो क्या होता है फर्स्ट, जो कि फर्स्ट आएगा हमारा कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट, अगर आपकी इनकम कैश क्रेडिट से है, ठीक है, तो आपके ऊपर, अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो तो वो आप असेसिंग ऑफिसर को, तो वो आपको डीम्ड इनकम मान ली जाती है, वो आपकी इनकम। फर्स्ट हो गया था हमारा कैश क्रेडिट। सेकंड आता है हमारा, ठीक है, वो आता है अनएक्सप्लेन्ड। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी कोई भी अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो ऐसे सेइंग ऑफिसर को, ठीक है, अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो तो वो आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाती है। और थर्ड थर्ड आता है हमारा अनएक्सप्लेन्ड मनी। अनएक्सप्लेन्ड अनएक्सप्लेन्ड मनी, तो अगर इसको भी आप, अगर असेसिंग ऑफिसर को अगर सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हो तो आपको, आपकी जो ये इनकम है उसको आपको डीम्ड इनकम मान ली जाती है। इसके बाद आती है हमारी फोर्थ आता है हमारा, जो कि है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इस केस में भी आपकी, अगर आप असेसिंग ऑफिसर को अगर सेटिस्फाइड नहीं कर पाते तो इसके अंदर में आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाती है। इसके बाद आते हैं अनएक्सप्लेन्ड। फिफ्थ आता है अनएक्सप्लेन्ड अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है, कोई आपने ऐसा खर्चा किया है, ठीक है, बट आप उसे असेसिंग ऑफिसर को आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे या फिर सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे, तो वो भी आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी। सिक्स्थ केस आता है, वो आता है हमारा, जो कि आपकी अमाउंट बोरोड अमाउंट बोरोड और और रीपेड ऑन रीपेड ऑन हुंडी के केसेस में, अगर इसमें भी आप सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हो तो वो आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी। ठीक है, अगर डीम्ड इनकम मान ली जाती है, ठीक है, उसके बाद में जो कि आपका चार्ज होगा, ठीक है, रेट्स की बात नहीं करेंगे, वो कितना चार्ज होगा, ये हमारा एक्स्ट्रा चार्ज होगा, जो कि होगा, ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो कि चार्ज होगा वो होगा हमारा, जो कि टैक्स रेट है वो होगा आपका 60% का चार्ज होगा, रेट होगा जो कि आपने डीम्ड करी है, ठीक है, जो कि आपने इनकम छुपाई थी उसके ऊपर लगेगा, डीम्ड इनकम पे लगेगा, वो लगेगा 60% का, ठीक है, उसके ऊपर फिर प्लस होगा सरचार्ज उसके ऊपर ऐड होगा सरचार्ज, जो कि लगेगा सरचार्ज का रेट, और 25% ये सारा हमारा एक्स्ट्रा लगेगा, जो हमारे रेगुलर से लगते हुआ आ रहा है वो तो लगेगा, ये एक्स्ट्रा और चार्ज किया जाएगा जब आप डीम्ड इनकम, आप, अगर आप असेसिंग ऑफिसर को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, ठीक है, या फिर सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हो, तो उसको, उस इनकम को डीम्ड इनकम मान लेता है, तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर फिर एक्स्ट्रा चार्ज होंगी, ठीक है, जो कि हो गया हमारा 25% का टैक्स रेट हो गया। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस फिर से लगेगा हमारा, ऐड होगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इसका की रेट 4% से लगेगा, ठीक है, और इसके बाद, और ये हमारा लगता है टोटली 78% तक का आपका एक्स्ट्रा चार्ज होता है, ठीक है, इसलिए कहते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट खुद चाहती है कि आप गवर्नमेंट से अपनी इनकम को छुपाए नहीं, ठीक है, जो भी है सीधे दिखा दें। तो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। एंड, और अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड टेक केयर एंड बाय बाय एंड जय हिंद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।